और अब वक्त है सबसे बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं चुनावी राज्यों की बड़ी सियासी खबरें, आपको देते हैं लेटेस्ट इलेक्शन न्यूज अपडेट। लेकिन उससे पहले 3 हेडलाइन से आइए शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर तो पंजाब से जुड़ी हुई है। पहली बड़ी खबर, पंजाब में चुनावी गठबंधन पर बीजेपी नेताओं की अमरिंदर सिंह और सुखदेव ढींढसा के साथ दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो रही है। इसमें गठबंधन का फॉर्मूला फाइनल होने की उम्मीद है। मीटिंग में कौन कौन शामिल है, क्या है गठबंधन का फॉर्मूला, इससे जुड़ी हुई अपडेट और खबर आप तक पहुंचाएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर इलेक्शन शो में, जहां उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी की एक अहम बैठक हुई। मीटिंग में 12% ब्राह्मण वोट बैंक पर रणनीति बनाई गई और बैठक में कौन कौन शामिल हुआ, एजेंडा क्या था, जैसे कि हमने आपको बताया ही, पंडितों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर यह मीटिंग हुई। आज की तीसरी बड़ी खबर, यादव परचोट से ओवैसी को मुस्लिम वोट, ये सवाल इसलिए क्योंकि ओवैसी की पार्टी के एक नेता के बयान पर सियासी भूचाल आ गया है। नेता ने मर्यादा भूलकर जातिगत कमेंट किया। क्या है बयान और चुनाव पर इसका क्या असर होगा, पूरी खबर थोड़ी देर में आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको सीधा लिए चलते हैं हिमाचल के मंडी। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम, जब हिमालयी क्षेत्र में, चूंकि हिमाचल प्रदेश एक हिमालयी राज्य है, तो हिमालयी राज्य में पनबिजली क्षमता की उस क्षमता को और भी कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री हिमाचल को करीब 11,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। मोदी इस वक्त रैली से पहले विकास परियोजनाओं का मॉडल देख रहे हैं। उनके साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद हैं। कार्यान्वित करेंगे और इससे कहा जा रहा है कि दिल्ली को काफी कुछ फायदा होगा। तो ये पन परियोजना यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी होना है और इस परियोजना से दिल्ली को खासा लाभ होगा। सहकारी संघवाद का जितनी भी विकास परियोजनाएं हैं उसके मॉडल्स का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां से संबोधन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपसे थोड़ी देर में शुरू होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितनी भी विकास परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी अर्जित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। उनके साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। परियोजना है वो संभव हो पाई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में भी शामिल होंगे। 7,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगी। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण, 4 साल भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के यहाँ पूरे कर रही है। पानी की जो है वो आपूर्ति, ऐसे में कितना विकास हुआ और क्या क्या विकास होने हैं, दोनों ही दृष्टि से आज की तो प्रधानमंत्री मोदी आपसे कुछ ये मीटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, इसे भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। और ये तो हिमाचल से हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे, लेकिन बात होगी पंजाब की भी। जी हां, पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार पंजाब में बीजेपी अपने गठबंधन दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज फाइनल कर सकती है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर इस वक्त एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। आज की बैठक में अमरिंदर सिंह की पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव ढींढसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ गठबंधन पर चर्चा हो रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा पहले कैप्टन के साथ बातचीत करेंगे और फिर ढींढसा के साथ बातचीत होगी। कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस पर फाइनल मुहर आज लग जाने की संभावना है। तीनों दल के बीच पहले भी कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी इस बार पंजाब में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। तो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर मीटिंग हो रही है। कौन कौन नेता शामिल है इसकी जानकारी वैसे तो हमने आपको दी, एक बार आपको फिर बता दें कि आज बैठक गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव ढींढसा इस मीटिंग में मौजूद है। पहले कैप्टन अमरिंदर के साथ मुलाकात होगी और उसके बाद फिर ढींढसा के साथ मुलाकात होगी। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि पंजाब में इस बार बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी
70 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी को 30 से 35 सीटें दी जा सकती हैं और ढींसा की पार्टी को 10 से 15 सीटें दी जाने की संभावना जताई जा रही है। पंजाब चुनाव में बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर और सुखदेव ढींसा की पार्टी के साथ गठबंधन का फैसला किया है। बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को टिकट देने पर रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को पार्टी में लाया जाएगा। बीजेपी को लगता है कि चढ़ूनी की पार्टी के चुनाव लड़ने से उन्हें फायदा होगा। बीजेपी ने पंजाब चुनाव के लिए एक नया नारा भी दिया है। नया नारा है नवा पंजाब भाजपा दे नाल। बीजेपी को कृषि कानून की वापसी में बदले हुए माहौल का फायदा मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं। आनंद, बीजेपी ये चाहती तो है कि पंजाब में वो बड़े भाई की भूमिका में आए, लेकिन ताकत बीजेपी की अब कितनी बची है पंजाब में? अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए बीजेपी जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव ढींसा की पार्टी से गठबंधन करने जा रही है और उसके लिए सीटों के बंटवारे पे अभी फिलहाल चर्चा चल रही है गृह मंत्री अमित शाह घर पे, जहां पे जैसा कि आपने बताया कि जेपी नड्डा मौजूद है और साथ ही साथ पंजाब बीजेपी के चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद है। बीजेपी चाहती है कि इस बार कम से कम 70 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए और बीजेपी की नज़र उन सीटों पर है जो शहरी सीटें हैं और साथ ही साथ उन सीटों पर जो कि हिंदू और दलित बहुल सीटें हैं। बीजेपी को लगता है कि वहाँ पे बीजेपी के लिए अच्छी संभावना बन सकती है और उसके लिए लगातार पार्टी वहाँ पे सर्वे भी करा रही है और जो दूसरे दल है वहाँ पे खासतौर पर जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी से जो नाराज नेता है, जिनकी उन इलाकों में पैठ है, पकड़ है, पहुँच है, उनको बीजेपी आने वाले दिनों में जल्द ही बीजेपी में उनको शामिल कराया जाएगा और इसके लिए लगातार बैक रूम चैनल से बातचीत चल रही है और जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा ये उम्मीद की जा रही है कि तब एक बड़े बड़े जत्थे जो है बीजेपी में कांग्रेस पार्टी से और आम आदमी पार्टी से शामिल होंगे। ऐसा करके बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने जो भी कदम उठाया है खासतौर से किसानों के लिए, वो पंजाब के किसानों के लिए फायदेमंद है और साथ ही साथ तमाम जो ऐसे फैसले जो केंद्र सरकार के हैं उनको लेकर बीजेपी चुनाव में वहाँ पर जाने वाली है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आनंद आपका। और अब बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। 2022 में भी यूपी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान और उस पर काम जारी है। इससे लेकर आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज ब्राह्मण नेता शामिल हुए। कल उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भी ब्राह्मण नेताओं के साथ मीटिंग की थी, जिसमें ब्राह्मणों से संपर्क और संवाद के लिए 4 नेताओं की एक कमेटी बनाई गई। आज इसी कमेटी के साथ नड्डा ने भी यूपी जीतने पर मंथन किया। इस मीटिंग के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और नोएडा से सांसद महेश शर्मा ने कहा कि 2022 में बीजेपी पिछली बार से भी बड़ी जीत दर्ज करेगी। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव की दृष्टि से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ मार्गदर्शन दिया है और उसमें आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी और वरिष्ठ नेता लोग रहे, पार्टी के शिव प्रताप शुक्ला जी, राजेश पाठक जी, सभी लोग रहे। सभी ने अपनी राय दी और राय के साथ साथ किस तरह हम चुनाव की दृष्टि से हम आगे बढ़ सकते हैं, पार्टी की नीतियों को, मोदी जी की नीतियों को, विकास के रास्ते को और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के सुशासन के मार्ग को, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है, जिस तरह से कानून व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, गुंडे बदमाश का राज खत्म हुआ है, इस विषय पर चर्चा हुई और हम सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में अपनी दोबारा से सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और पिछले बार से भी बेहतर रिजल्ट इस बार हमारे होंगे, इस विषय पर चिंता हुई। देखिए, सबकी राय भी नहीं, कुछ एक मांगे भी दी गई हैं कि क्या क्या और किया जा सकता है, ऐसा एक मांग पत्र भी दिया गया है। तो सभी लोग मिलकर दोबारा से हमारी भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी का सुशासन और इन सब को लेते हुए दोबारा से हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी ने यूपी के लिए जो ब्राह्मण समिति बनाई है उसमें कौन कौन सी जातियां हैं वो भी आपको बताते हैं। कौन कौन इसमें शामिल थे? इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला,
पूर्व केंद्रीय मंत्री और गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा, इसके अलावा राज्यसभा सांसद गुजरात से रामभाई मुकारिया और अभिजात मिश्रा पूर्व महामंत्री रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। ये सभी चेहरे शामिल थे। ये कमेटी ब्राह्मण नेताओं और ब्राह्मण समुदाय के संवाद में कोऑर्डिनेटर का रोल निभाएंगे। बीजेपी के तमाम ब्राह्मण नेता उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क करेंगे, प्रतिष्ठित ब्राह्मणों से मुलाकात करेंगे। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रचार किया जाएगा तो परशुराम मंदिर को लेकर ब्राह्मण वर्ग से चर्चा की जाएगी। इस दौरान यह भी बताया जाएगा कि बीजेपी की सरकार ने ब्राह्मणों के लिए कितने काम किए हैं। गरीब सवर्णों के लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया। बड़ी संख्या में विधायक, सांसद और मंत्री बनाए गए। इसके अलावा बीजेपी की सरकार में ब्राह्मणों की सामाजिक सुरक्षा कितनी मजबूत हुई, ये जानकारी इस वर्ग तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट करीब 12% है। ये समझने के लिए जरूरी है कि क्यों हर सियासी पार्टी के लिए ये 12% वोट बैंक महत्वपूर्ण है। दरअसल कहा यह जाता है कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद जिस पार्टी को मिल गया उसकी सरकार बन जाती है। और अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के 55 ब्राह्मण विधायक हैं, जबकि लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 17 सांसद हैं। इलेक्शन शो में अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चुनावों से ही जुड़ी हुई है और ओवैसी की पार्टी AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली के एक बयान पर यह ताजा बवाल है। विवादित बयान दिया है उन्होंने। फिरोजाबाद की रैली में शौकत अली ने यादव समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। शौकत अली ने कहा कि देश में कोई धोखेबाज समाज है तो वो यादव समाज ही है। शौकत अली ने कहा कि मुस्लिमों ने 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ धोखा मिला। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सबसे बड़ी धोखेबाज अगर कोई समाज है तो वो यादव समाज है कि नहीं है? सुबह आपके दूध में पानी मिलाने वाली कौम को भी, उस समाज को भी सेकुलरिज्म के नाम पर फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए हमने अपनी पार्टी माना, मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 4 मर्तबा इस प्रदेश का इख्तियार हमने समाजवादी पार्टी को दिया। ओवैसी की पार्टी के नेता ने यह बयान क्यों दिया, उसकी वजह आप समझिए। उत्तर प्रदेश में MY समीकरण यानी मुस्लिम और यादव के समीकरण पर सबकी नजर है। अखिलेश यादव इसी के बल पर 2022 में सरकार बनाने का सपना भी देख रहे हैं, लेकिन ओवैसी इस MY समीकरण के मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुटे हुई है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और यादव की सियासी अहमियत आपको इन आंकड़ों से समझ में आएगी, जहां पर मुस्लिम करीब 19% है और पिछले चुनावों में 23 विधायक इसी समुदाय से चुनकर आए थे। उसके अलावा अगर यादव वोट बैंक की बात करें तो 9% का यादव वोट बैंक और 18 विधायक बीते चुनाव में इस समुदाय से जुड़कर आए। अब आपको बताते हैं कि मुस्लिम और यादव वोट का असर कितना है। मुस्लिम वोटर्स का 143 सीटों पर सीधा असर है, जबकि करीब 100 सीटों पर यादव वोटर्स का असर है। 73 सीट ऐसी हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं, तो वहीं 44 सीटें वो हैं जहां पर 8% यादव वोट है। 70% सीटें वो हैं, 70 सीटें वो हैं जिसका जिक्र मैंने आपके सामने रखा, मुस्लिम वोट हैं और 20 से 30%, तो वहीं 9 जिले ऐसे हैं जहां पर 15% यादव वोटर्स हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की नजर सीधा इन 143 सीटों पर है जहां पर मुस्लिम बहुतायत में हैं और वो उन वोटर्स को एक साथ अपने इलाके में करने की कोशिश करी, अपनी पार्टी में करने की कोशिश करी है, जिसका सीधा डैमेज समाजवादी पार्टी को होगा। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। आज चुनाव आयोग की अहम मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस हर रोज बढ़ रहे हैं उससे चुनाव आयोग भी अलर्ट हो गया है। इसी हफ्ते मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश का दौरा भी करने वाले हैं और ऐसे में चुनावी तारीखों को लेकर आज की ये मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है।
तो चुनाव आयोग आज मीटिंग कर रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ। चुनाव आयोग की ये मीटिंग है और स्थिति कोरोना की गंभीर बन सकती है, फरवरी में लहर आ सकती है और जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मार्च तक वोटिंग हो जानी चाहिए। ऐसे में क्या तैयारियां होनी चाहिए और रणनीति क्या बननी चाहिए? हमारे साथ संवाददाता गौनिका अरोड़ा जुड़ी हुई हैं। गौनिका, क्या मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल मीटिंग लगभग सवा घंटा पहले शुरू हो चुकी है। 11 बजे जब राजेश भूषण जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद ही कुछ देर बाद ही मीटिंग शुरू हो गई थी और लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है कि ये मीटिंग चल रही है। दरअसल इस मीटिंग में मुख्य तौर पर जो हेल्थ सेक्रेटरी से या जो हेल्थ ऑफिशियल्स उनके साथ आए हैं उनसे इसी चीज़ को लेकर जानकारी ली जा रही है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, खासतौर पर वहाँ पर इस वक्त कोरोना की स्थिति किस तरीके की है और जो नया वेरियंट है ओमिक्रॉन, उसको लेकर सिचुएशन क्या है, कितने कितने केसेज हैं। और अगर इसी तरीके से, क्योंकि अभी नाइट कर्फ्यू जो है वो लगभग ज़्यादातर राज्यों में लगाया गया है, लेकिन जो दिन की बात है, दिन में ज़्यादातर रैलियां हो रही हैं, दिन में अलग अलग जगह पर चुनाव प्रचार हो रहे हैं। ऐसे में उस दौरान स्थिति किस तरीके की है, जिस तरीके से रैली में हज़ारों की भीड़ जुट रही है, उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। और आने वाले महीनों में, खासतौर पर फरवरी में जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आ सकती है, ओमिक्रॉन के केसेस और ज़्यादा स्पाइक देखा जा सकता है उसके केसेस में, अगर वो सिचुएशन बनती है तो उसे कैसे कंट्रोल में किया जाएगा। और जाहिर तौर पर हेल्थ ऑफिशियल्स जो राजेश भूषण भी यहाँ पर पहुंचे हैं वो बकायदा एक प्रेजेंटेशन लेकर पहुंचे। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें गौनिका। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।